नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 का सामायिक मूल्यांकन कसौटी का सामाजिक विज्ञान का अक्टूबर मास 2020 का पेपर है, जिसके कुल गुण है 25, समय है 1 घंटा। तो ये पेपर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से आंसर आते हैं। सामायिक मूल्यांकन कसौटी मतलब एकम कसौटी के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे हम अक्टूबर मास के सामाजिक विज्ञान पेपर के जो भी प्रश्न आंसर है कैसे आते हैं वो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे उसे भी ये प्रश्न जवाब कैसे आते हैं वो भी पता चलेगा ये वीडियो के द्वारा। देखते जाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प लिखो। 2 मार्क का प्रश्न है। पहला है, पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल मतलब 12 बजे। 12 बजे के आगे का समय जो है वो आता है 8 से 12 के बीच की शताब्दी। आंसर में आएगा सी ऑप्शन। दूसरा है, मालवा के मुख्य शहर कौन कौन से हैं? तो मालवा के मुख्य शहर में आएगा उज्जैन और धारापुरी। बी ऑप्शन आएगा आंसर में। प्रश्न पहला ब है, टिप्पणी लिखो। 3 मार्क का है। सामंत किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों मतलब 3 भाग में बांटा जाता है। जिस प्रदेश की कर वसूली जिसे सौंपी जाती थी उसे सामंत कहते थे। सामंत जो कर वसूलता था उसमें से कुछ हिस्सा सम्राट को देता था और शेष अपने पास रखता था, जिसमें से वह सेना तैयार करता था। अपने सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर सेना की मदद करता था। समय के साथ साथ सामंत शक्तिशाली होते गए, जिसमें से सामंतशाही अस्तित्व में आई। प्रश्न दूसरा है, अंतर स्पष्ट करें 3-3 मुद्दे में। 3 मार्क का प्रश्न है। प्रश्न ये है, स्थानिक समय और प्रमाण समय में अंतर स्पष्ट करें। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। इस प्रकार मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए उस स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। और देश के मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान का स्थानीय समय पूरे देश का समय माना जाता है। अर्थात देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण देश का एक ही समय निश्चित किया जाता है, उसे प्रामाणिक समय कहते हैं। एक ही देशांतर पर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। हमारे देश का प्रामाणिक समय इलाहाबाद के गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर से निश्चित किया जाता है। अर्थात वहाँ दोपहर के 12 बजे हो तो संपूर्ण देश में सभी जगह दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। इससे पूरे देश के संचालन में समय व्यवस्था बनी रहती है। प्रश्न दूसरा ब है, नीचे दिए गए कार्य कौन करता है वो बताना है। पहला है, पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी हूँ। तो उसका उत्तर में आएगा सूर्य। 2 प्रश्न है, 2 मार्क है। पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी हूँ, उसमें आएगा सूर्य। उसके बाद दूसरा आता है, सूर्य के सामने से 4 मिनट का समय लगता है। तो उसका उत्तर आएगा देशांतर। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 3 मार्क है। पहला है, भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को कितने हिस्से में विभाजित किया गया है? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदानी प्रदेश, तीसरा है मध्य और दक्षिण भारत का पठारी विस्तार, चौथा है समुद्र तटीय संकरे मैदानों का प्रदेश और 5वां है द्वीप समूह। दूसरा प्रश्न है, भारत की कितनी दिशा में समुद्र आया हुआ है? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, द्वीप किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग मतलब टापू द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है मतलब द्वीप कहते हैं, टापू वाला भाग है।
प्रश्न तीसरा ब है, मध्य और दक्षिण भारत के उच्च प्रदेशों को भारत का खनिज भंडार क्यों कहते हैं? वो 2 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला है। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग संकरा और दोनों तरफ विशाल जलराशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। यह प्रदेश बहुत पुराना और सघन चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है, इससे उसके 2 भाग पड़ते हैं। उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है, अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला है, मध्य युग में शिल्प और स्थापत्य का विकास कैसा था? वो 1 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, मध्य युग में राजपूत युग का जो निर्माण हुआ उसमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशयों वगैरह से उस समय के स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। दूसरा है, तंजौर का मंदिर कहाँ आया हुआ है? वो भी 1 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, तंजौर का मंदिर तमिलनाडु में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, भारत के स्थापत्यों का वर्णन करें। वो 3 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, राजपूत युग में जो निर्माण हुआ था वो उसमें मंदिर का निर्माण विशेष था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशय वगैरह से उस समय के स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला की दृष्टि से प्रख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है। मोढेरा के सूर्य मंदिर की विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। दक्षिण भारत में इलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरह 3 धर्मों की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य है। मंदिर के नज़दीक एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है। उसमें 3 मुख वाला शिल्प प्रसिद्ध है। शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं। वे ऊंचे भव्य प्रवेशद्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे भव्य मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे कई हमले हुए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प लिखो। वो 5 मार्क का है। पहला है, जलवायु का असर होता है। किसको असर होता है? मानव, पर्वत और नदी सबको जलवायु का असर होता है। तो आंसर में आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। दूसरा है, रेगिस्तान में क्या देखने नहीं मिलता है? तो रेगिस्तान में सामान्य तौर पे हम नदी नहीं देख पाते। मिट्टी, ऊंट और पर्वत के जो भी भाग है वो कई जगह पे देखने को मिल जाते हैं, पर नदी सामान्य तौर पे नहीं देखने को मिलती। कोई बार किसी नदी में कम पानी हो सकता है, इसलिए सामान्य तौर पे आंसर में आप लिख सकते हैं सी, नदी। तीसरा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो मीटर में है, 8,848 मीटर। ये ऑप्शन आएगा 8,848। फोर्थ वाला है, भारत का कौन सा प्रदेश मैदानों प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो सामान्य तौर पे उत्तर भारत का प्रदेश मैदानी प्रदेश है। तो आंसर में आएगा बी ऑप्शन,
पांचवा है भारत का समुद्र किनारे को कितने देश में बांटा गया है। तो भारत के समुद्र किनारे को 3 दिशा में बांटा गया है। तो आंसर में आएगा सी ऑप्शन 3। तो मित्रों, आपको ये जो वीडियो के क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स है उसको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे आपको और उनको दोनों को भी पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन में आंसर आते हैं। नए नए कई सारे वीडियोस ऐसे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नए नए जितने वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिएगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। फिर से नया वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।